नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रोक करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और पुस्तक का विमोचन किया। सीएम धामी ने पुस्तक का विमोचन किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त आईएएस आराधना जौहरी ने यह पुस्तक लिखी है। सीएम आवास पर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड के मंदिरों पर यह पुस्तक लिखी गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक का विमोचन किया है। सीएम धामी ने पुस्तक का विमोचन किया। सेवानिवृत्त आईएएस आराधना जौहरी ने पुस्तक लिखी है। उत्तराखंड के मंदिरों पर पुस्तक लिखी गई है, जिसका विमोचन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद किया है। सीएम आवास पर पुस्तक का विमोचन किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक का विमोचन किया है। और पुस्तक विमोचन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। हमारे सभी के लिए हमारे मन में एक करुणा का भाव भी रहे, उसके लिए हमारा हृदय भी है। तो इतना विशिष्ट किसी को नहीं बनाया। मतलब प्राणियों में अगर सबसे विशिष्ट कोई है तो मनुष्य है। तो मैं तो इस पुस्तक के विमोचन अवसर पर ही कहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर हमारी पूरी सरकार के शासन के सारे जो है नाक, कान, हाथ, पैर सब यहीं पर है। सब लोग बैठे हैं। तो हमको इतना विशिष्ट बनाया है, तो हम अपने अपने क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट काम करें और मन से, आत्मा से, शरीर से, वाणी से, कहते मन से, मनसा वाचा कर्मणा, इसको मानकर अगर हम कुछ करेंगे तो हमारा ये जो कालखंड चल रहा है सेवा का, वह तो सफल होगा ही होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये पुस्तक आपने आज ऐसे उसमें लिखी है और आपने मुझे, जब आप मेरी उत्तराखंड सदन में आपसे भेंट हुई थी, तो उस समय आराधना जी ने मुझे बताया कि आप भूटान गई थी और भूटान में कार गिर गई और आपके दोनों पैर जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, और ये शक्ति इनको भगवान ने दी। भगवान ने दी और इन्होंने पुस्तक लिखी और इनका जीवन तो सफल हो रहा है। और मैं तो इनको शुभकामनाएं दूंगा कि एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक लिखने का काम जो है इन्होंने शुरू किया है, इसको सीरीज दर सीरीज, आपने भी कहा था, हाँ, इसके आगे भी लिखें। ये सफलता की ओर चली गई हैं। एक सेवा का कालखंड तो पूरा हो गया, ये दूसरा कालखंड इनका शुरू हो गया। तो वैसे ही अगर हमने अपने मनुष्य के जीवन में जो विशिष्ट काम करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है, यानी कोई भी जिम्मेदारी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, दायित्व तो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन काम कोई छोटा नहीं होता है। काम सब अगर हमने मान लिया कि ये बड़ा है तो बड़ा ही होगा। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया, 4 दिन पहले, अक्षय पात्र फाउंडेशन में एक दिन में 35,000 बच्चों को एक जगह से मिड डे मील जो है वहां से जाना था। तो वहां एक छोटी बच्ची ने मुझसे प्रश्न किया कि आप क्या बचपन से राजनीति में आना चाहते थे? आप ये सोचते थे कि आप मुख्यमंत्री बनोगे? तो मैंने 1-2 मिनट का विचार किया। मैंने सोचा कि कई बार होता क्या है कि हम लोगों को कई प्रश्नों के जवाब कई उस समय की वस्तु स्थिति के अनुसार देने होते हैं। तो मैंने उस समय बिल्कुल भी नहीं सोचा, और जो मेरे मन में बचपन से विचार था, बचपन से विचार आता था कि कुछ बनने के लिए नहीं, बल्कि कुछ करने के लिए कुछ करना है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बहुत नामी गिरामी आदमी होते हैं, बहुत रसूख वाले होते हैं, वो सामने आते हैं तो वैसे सब नमस्ते तो करते हैं, नमस्ते करते हैं, लेकिन जब वो उठ के चले जाते हैं आगे को, तो फिर क्या कहते हैं? तो बचपन से मेरे मन में एक विचार रहता था कि अगर हम उठ के भी जाएं
तो पीछे से भी लोग कहें कि नहीं ये जा रहा है, ये आदमी सही है। तो ऐसे कुछ विचार मन में आए तो मैंने आप सबके सामने रख दिए। तो मैं आज के अवसर पर आराधना जी को इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आराधना जी मुझे भी 1 साल हो गया मुख्य सेवक के रूप में, हालांकि उसमें से मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी मैं 4 महीने 5 महीने से ज्यादा काम भी नहीं कर पाया। चुनाव आ गया और पिछली बार के कालखंड में तो मैं केवल चुनाव ही चुनाव सोचता रहा। आप लोगों को भी पता है कि भाई यहाँ क्या होता है कि हर बार चुनाव होता है 5 साल में, तो हर चुनाव में ये स्थिति बनती है कि एक बार इस पार्टी की सरकार बन जाती है, दूसरी बार उस पार्टी की सरकार बन जाती है। 4 चुनाव में यही होता रहता था। हर बार 2002 में चुनाव हुआ तो एंट्रीम सरकार थी भाजपा की, कांग्रेस की बनी। 7 में चुनाव हुआ, नहीं सॉरी 2 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस की बन गई। 7 में चुनाव हुआ भाजपा की बन गई। 12 में चुनाव हुआ फिर कांग्रेस की बन गई। 17 में चुनाव हुआ फिर भाजपा की बन गई। तो अब की बार साइकिल घूम रहा था, सभी को लग रहा था कि इस बार जो है फिर से सरकार बदल जाएगी, और इस बार जो है सरकार नहीं बदली, फिर से वही सरकार आ गई। तो पिछली बार में हम इसी काम में लगे हुए थे, बड़ी स्थितियां भी वो थी, जैसे आपके सामने उलझन होगी ना लिखने में कि फोटो इतनी दूर जाके कैसे खींचे हैं। देखिए एक फोटो आपने कहीं हथियार नौला का खींच रखा है, कहीं का आपने मद महेश्वर का खींच रखा है, दूर दूर का। तो अब जो समय है, और आप ही लोगों के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप ही लोगों के कंधों पर ये भार है कि हमको जो है उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। और ये कोई मेरी बात नहीं है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो इससे अच्छा अवसर आप मुझे दे भी नहीं सकती थी कि इतने सारे अधिकारी गण, इतने सारे जो है विचारक, इतने सारे विद्वान। मैं तो धन्यवाद आपका इसलिए भी कर रहा हूँ यहाँ पर कि मुझे अपनी बात, जो मेरे मन की बात है, वह भी मैं जो है इनके सामने यहाँ पर कह पा रहा हूँ। और जो आपने इसमें मानस खंड, केदार खंड, अलग अलग आपने इनका विस्तृत जो व्याख्यान इसमें किया है, और ये पुस्तक के माध्यम से हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा, धार्मिक क्षेत्र का पर्यटन। ये पुस्तक सभी जगह जाएगी। आप कहती एमबीसी में देंगे, हम लोग भी कोशिश करेंगे प्रभात भाई, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे यहाँ के सभी पौराणिक मंदिर हैं, पौराणिक धार्मिक स्थल हैं, हमारी पुरानी पद्धति है, सनातन पद्धति है, सबकी जानकारी होगी। और सबसे बड़ा है कि डेस्टिनेशन, ये तो मैडम हम लोगों को जो है वो भी करना चाहिए। वैसे भी सभी जगह की कौन सा डेस्टिनेशन कितनी दूर है, ये जरूरी है कि सबको, जो आने वाले लोग हैं, उनको पता होना चाहिए। तो मैं वहीं पर आ जाता हूँ फिर से कि आपने इतना शानदार लिखा, और हम मानस खंड कॉरिडोर बनाने की हमारी योजना है। और मानस खंड कॉरिडोर में क्योंकि जहाँ 4 धाम में हमारे यहाँ पर ऑल वेदर रोडें बहुत अच्छी बन गई हैं और बन रही हैं लगातार। भारतमाला प्रोजेक्ट में लगातार एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। इसी प्रकार से जो कि अभी तक जो हमारी 4 धाम यात्रा चली है इस साल, अभी 27 लाख का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। 2 महीने में 27 लाख लोग, और जो अपने आप में अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अभी यात्रा बची हुई है पूरी, बरसात के बाद फिर यात्रा चलेगी तेजी से। कावड़ भी चल रही है, कावड़ में भी रोज हमारे यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और 4 धाम यात्रा में जहाँ 27 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं, ये रजिस्टर्ड है। और बिना रजिस्टर्ड वालों का अगर हम जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 35-40 लाख का बराबर आंकड़ा चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि एक तरफ से कनेक्टिविटी बने और दूसरी तरफ को भी, जो केदार खंड है वो मानस खंड से भी उसको कनेक्ट करना है उनको। तो अच्छी जो कनेक्टिविटी है, आने जाने का अच्छे रास्ते हैं। हालांकि 2 बड़ी सड़कें अभी, एक हमारी हल्द्वानी से कर्णप्रयाग तक और एक ग्वालदम से बागेश्वर तक, 2 सड़कें हमारी बड़ी बन रही। भारतमाला में है ना सुधांशु, जल जीवी तक। तो
सड़कें बड़ी बन रही हैं और ऐसे अनेकों अनेकों सड़कें बन रही हैं। और ये चारधाम यात्रा में आने वाले लोग अगर ये मानस खंड की तरफ भी जाएंगे, उसमें से 5% भी चले जाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इसलिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो हम लोगों को चाहिए था वो आपने इस पुस्तक में लिख दिया। और हमारी तो आपने एक तरह से बहुत इसमें हमारी मदद भी हुई है सरकार की, और सारे स्थान आ गए हैं और आसानी से लोगों के हाथों में पुस्तक चली जाएगी, जानकारियां मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको बहुत साधुवाद और आगे की सीरीज आपकी निकलती रहे। और अंत में यही कहते हुए कि विशिष्ट भगवान ने हमको बनाया है तो विशिष्ट काम करने के लिए बनाया है। ये सेवा काल तो सफल होगा ही होगा, जीवन भी सफल होगा, और एक जीवन नहीं, आने वाले सारे जीवन सफल होंगे। अभी मैं आप लोगों के उसमें गया था, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजकल सबको अगले 25 सालों के लिए कि 2047 तक भारत कैसा होगा, उसमें लगे हुए मिशन कर्मी योगों के बीच में भी गया था मैं। तो वहां भी मैंने कुछ इस प्रकार के अपने विचार रखे थे उनके सामने कि हम लोग जहां भी जाते हैं कोशिश करते हैं कि अगर किसी ने बुलाया है, किसी के कार्यक्रम में गए हैं, एक तो हमारे राज्य के लिए क्या हो सकता है, और राज्य के साथ साथ वो जिस सेवा में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में उनका प्रोत्साहन कैसे हो सकता है, दोनों चीजों को ध्यान में रख के काम करते हैं। उसी की बात मैं यहाँ पर करता हूँ। तो हम लोगों ने एक लक्ष्य और लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा तो उस समय के लिए हम लोग एक सभी विभागों से, मैंने सब लोगों से कहा है कि एक रोड मैप ऐसा कि जो 2025 में हमारा पूरा हो, ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई गोल हम क्या ले सकते हैं जिससे कि जब 25 साल में हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हों तो हम बड़े शान से कहें कि 25 साल होने पर हमारे इस डिपार्टमेंट ने ये काम किया है, ये काम हमारा पूरा हो गया। ये केवल उत्तराखंड का ही नहीं, ये हिंदुस्तान के श्रेष्ठ कामों में से एक काम है और हम करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आपकी पुस्तक बहुत हम लोगों को इसमें ऊर्जा देगी। पुनः आपका सबका धन्यवाद करते हुए और आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अपने आश्रय वचनों के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कहते हैं ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं और उन रत्नों में से सबसे कीमती आज हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंचते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और उधर देहरादून मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। राजधानी देहरादून में तेज बारिश शुरू हो गई है। बारिश को लेकर डीएम ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। नदियों के आसपास से रहने वाले सतर्क रहें, जिलाधिकारी की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। बारिश में नदी नालों के आसपास ना जाएं, सतर्कता बरतें, जिलाधिकारी की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो राजधानी देहरादून में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश को लेकर डीएम ने निर्देश भी जारी किए हैं। नदियों के आसपास ना जाएं लोग, ऐसा कहा गया है। और इसके साथ ही सतर्कता बरतने की भी बात कही गई है, सुझाव दिए गए हैं सतर्कता बरतने के लिए। राजधानी देहरादून में अब तेज बारिश शुरू हो चुकी है, तो बारिश को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश भी दिए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दरअसल मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि बारिश हो सकती है और बारिश शुरू हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सौरभ, उत्तराखंड में मौसम के क्या कुछ नजारा नजर आ रहे हैं? तो देखिए, जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था उसी के जो है आधार पर आज जो है राजधानी देहरादून समेत 9 जिलों में भारी बारिश हो रही है। सुबह से ही तेज बारिश हुई है, कई जगहों पर जो है सड़कें बंद हुई हैं। इसको लेकर बाकायदा आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो अलर्ट था उस पर भी जो है अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। तमाम जनपदों के डीएम को एक जरूर कहा गया है कि बाढ़ नियंत्रण को लेकर टीम का गठन कर लें, जिससे कहीं पर भी इस तरीके की समस्या आती है तो समय रहते रेस्क्यू किया जा सके, लोगों को सेफ स्थानों में पहुंचाया जा सके। क्योंकि लगातार
बारिश पहाड़ों पे हो रही है, इससे जल भराव जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इसको लेकर भी पहले ही निर्देश जारी थे कि जो नदियों के आसपास रहने वाले, नदी किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको जो है सेफ स्थानों पर ले जाया जाए, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सौरभ। जिस तरीके से बारिश के आसार जो जताए गए थे, वो बारिश अब शुरू हो चुकी है। उधर टिहरी के चंबा में सड़क दुर्घटना हो गई है। गुनोगी के पास एक ट्रक खाई में जा गिरा है, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो खाई में जा गिरा है ट्रक, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है टिहरी से, जहां टिहरी के चंबा में खाई में ट्रक जाकर के गिरा है और एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है समुचित इलाज के लिए। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में बढ़ती गुटबाजी से जहां पार्टी के नेता आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी कांग्रेस पर जुबानी हमला करने लगी है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि प्रदेश सहित देश भर में कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो रही है। ऐसे में अब चाहे वह गुटबाजी करे या अलग अलग गुट बनाए, उनको जनता पसंद नहीं करेगी। कैबिनेट मंत्री का तंज कांग्रेस में हरीश और हरक के बीच जुबानी जंग चल रही है और उसके बाद ये तंज सामने आया है। तो कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी चल रही है, उसको लेकर के ये तंज कसा गया है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। अब वो गुट बनाएं या कुछ करें, लोगों के सामने कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। जब इतना अनुभवी व्यक्ति जब ये बोलता हो कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं घर बैठ जाऊंगा, तो जो सत्ता की लोलुपता है, इस लोलुपता ने कांग्रेस को आज की तारीख में पूरे देश में प्रासंगिकता इसकी खत्म की। देखिए, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। अब उत्तराखंड के चमोली जिले के हेलंग घाटी में ग्रामीण महिलाओं से घास छीनने का मामला अब तोड़ पकड़ने लगा है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर मौजूद अधिकारियों की निंदा की जा रही है। वहीं अब वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मामले की जांच जिलाधिकारी से कराए जाने की बात कहते हुए उक्त महिला को ही गलत ठहरा दिया है। तो हेलांग घाटी से घास ले जाती ग्रामीण महिला का चालान किया गया था। वन मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और वन मंत्री ने महिला को ही गलत ठहरा दिया है। तो वन मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से महिला से जो घास छीनी गई थी और उस पर महिला को गलत ठहराया गया। पहले किसी भी मामले की सत्यता को जान लेना चाहिए। मैंने तत्काल जिलाधिकारी जब मेरे पास भी के संज्ञान में आया तो तत्काल जिलाधिकारी चमोली से भी वार्ता की और जो हमारे वन विभाग के मुखिया हैं, हेड ऑफ फॉरेस्ट, उनसे भी बातें की। ये जमीन टीएचडीसी को हस्तांतरित है और टीएचडीसी उस जगह पर खेल मैदान बनाना उनका प्रस्तावित है और उस खेल मैदान बनाना प्रस्तावित है तो उसमें टीएचडीसी के द्वारा जो उस गांव के जो जिन गांवों के लोगों के कब्जे में जमीन थी, उनको समझाने के बाद सभी लोग चले गए। कोई 2 परिवार ऐसे हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, तो यही 2 परिवार, उनको एक तो उनका घास नहीं उतारा जा रहा था, उनको समझा बुझा करके, वो फॉरेस्ट की टीम नहीं थी, सीएसएफ था। रुक करेंगे कोट द्वारका, जहां पर गुलदार के हमले में महिला घायल हो गई है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गुलदार ने महिला पर हमला बोला और जिसके बाद महिला घायल हो गई है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। दुगड्डा ब्लॉक के गोदी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला घायल हो गई। घायल महिला को समुचित उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं अब ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में
आक्रोश देखने को मिल रहा है। बारिश का मौसम शुरू होते ही उत्तराखंड में दुर्घटनाओं के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। आज सुबह चंपावत जिले के टनकपुर की किरोड़ा बरसाती नाले में स्कूल बस बह गई। हालांकि उस समय बस में केवल चालक व हेल्पर ही मौजूद था और बस स्कूली बच्चों को लेने जा रही थी। तो वहीं स्थानीय लोगों की मदद से चालक और हेल्पर को सुरक्षित बचा लिया गया है। लेकिन बस में अगर स्कूली बच्चे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। राज्य में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार जारी है। कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सूबे में अब तक 1.84 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई है। प्रदेश में 100% लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है, जबकि दूसरी डोज 94.7% लोगों को लग चुकी है, जो कि राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले कहीं अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देश भर में संचालित कोविड वैक्सीनेशन के दुनिया के सबसे बड़े और सफल अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का आभार जताया है। हमारे राज्य में भी लगभग 2 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी और अपने मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करके कह सकता हूं कि कोरोना की एक बड़ी जंग हमने जीती है। और मैं लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको जो है अब तीसरी डोज लग रही है। तो मेरा कहना है कि जो भी लोग छूटे हैं वो निकटतम हॉस्पिटलों तक। और प्रदेश में अब सफर महंगा हो गया है। महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी की जेब पर और बोझ पड़ गया है। यात्री वाहनों से लेकर माल भाड़ा वाहनों के किराए में इजाफा किया गया है। चुनाव के ठीक बाद हुए किराया बढ़ोतरी का असर आम आदमी की बजट पर भी पड़ता नजर आ रहा है। आम लोगों की मुसीबत तो इससे जरूर बढ़ गई है, लेकिन साथ ही इस पर सियासत भी अब छिड़ गई है। किराए में बढ़ोतरी 15 से 25% तक हुई है। माल भाड़े में करीब 38% की बढ़ोतरी की गई है। किराया बढ़ने से अब प्रदेश में यात्रा भी महंगी हो गई है और 4 धाम यात्रा के लिए भी नई दरें जारी की जा चुकी हैं, जिसमें 15 से 20 रुपए का इजाफा हुआ है। सरकार ने जिस तरीके से निर्णय लिया बसों का किराया बढ़ाने का या माल भाड़ा बढ़ाने का या 4 धाम यात्रा रूट में किराया बढ़ाने का, निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय ये है कि प्रशासन कह रहा है कि हमने किराया बढ़ा दिया, उसकी घोषणा भी होगी और जो विभागीय मंत्री हैं वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि किराया बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और देखिए चुनाव निपट गए हैं, सरकार ने रोडवेज का भी किराया बढ़ा दिया, अन्य प्राइवेट जो हमारे प्राइवेट पब्लिक कैरियर हैं उनका भी किराया बढ़ा दिया, बिजली का भी दाम बढ़ा। राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा बस आदि के किराए में कुछ वृद्धि की गई है और ये वृद्धि बहुत अधिक न होकर सामान्य है। ये वृद्धि किया जाना अपने आप में एक ज़रूरत बन गई थी, क्योंकि बसों के नए मॉडल जो भारत 6 के मानक अनुसार हैं उनकी खरीद की जानी है। इसके अलावा परिवहन निगम को जो आर्थिक तौर पर कांग्रेस के काल में खोखला हो गया था उसे पुनः ठीक करना है। सेवाओं में गुणवत्ता को आगे बढ़ाना है और कई अन्य प्रकार की ज़रूरतें हैं जिस। और देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।